दोस्तों, भारत में एयर ट्रैवल का मार्केट हर साल 7% की दर से बढ़ रहा है। यही वजह है कि हम नए नए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को भी देश भर में खुलते हुए देख रहे हैं। इन एयरपोर्ट्स को बनाने में हजारों करोड़ों का खर्चा आता है और सरकार ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इन्वेस्ट करती हैं। जी हाँ, लेकिन फिर इस इन्वेस्टमेंट का होता क्या है? आखिर ये एयरपोर्ट्स कैसे अपनी कॉस्ट को रिकवर करते हैं? भारत के लगभग सभी एयरपोर्ट्स प्रॉफिटेबल हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है। पर क्या है एयरपोर्ट के कमाई के साधन? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले कि हम एयरपोर्ट की कमाई पर जाएं, पहले ये देख लेते हैं कि भाई आखिर एक एयरपोर्ट को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे हमें ये तो अंदाजा हो ही जाएगा कि प्रॉफिटेबल होने के लिए एक एयरपोर्ट को कितना पैसा कमाना पड़ता है। एयरपोर्ट की कॉस्ट तभी से शुरू हो जाती है जब उसे बनाने का प्लान शुरू होता है। इसमें सबसे बड़ा खर्च लैंड एक्विजिशन का है। इसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना भी एक चैलेंज रहता है। इस तरह से हम अगर देखें तो रिसेंटली बने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कॉस्ट 16.7 हजार करोड़ रुपया आंकी गई थी, लेकिन जब तक वो बनकर तैयार हुआ तब तक ये कॉस्ट तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। इसके अलावा यूपी के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और इसकी कॉस्ट भी अभी के लिए 30,000 करोड़ रुपये आंकी गई है। अब एक एयरपोर्ट को ये कॉस्ट अपने लाइफ टाइम में ही रिकवर करनी होती है ताकि वो प्रॉफिट के बारे में सोच सके। अब इसके बाद एयरपोर्ट के दूसरे खर्चे आ जाते हैं। इन खर्चों में एम्प्लॉयज की सैलरी, रनवेज की मेंटेनेंस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस समेत इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जैसे बिल्स भी शामिल होते हैं। इसके अलावा सभी एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI को भी पैसा देना होता है। जी हाँ, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन सर्विसेज जैसे की कंपोनेंट्स के लिए ये सभी एयरपोर्ट्स AAI पर ही डिपेंडेंट हैं। अगर एयरपोर्ट्स के एक्सपेंसेस को उनके एक्सपेंसेस के साथ देखा जाए तो हमारे लिए आंकड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की बात करें तो साल 2020 पिछले 4 से 5 सालों में रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ा साल रहा है। जहां 2023 में IGI एयरपोर्ट का रेवेन्यू करीब 3,000 करोड़ था, वहीं 2020 में ये रेवेन्यू 4.24 हजार करोड़ था। इन 4.24 हजार करोड़ में से एयरपोर्ट का टोटल प्रॉफिट करीब 13.1 करोड़ था, जो कि इसके टोटल एक्सपेंसेस को 4.23 करोड़ के करीब ले जाता है। हर साल दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 से 4 करोड़ पैसेंजर्स आते हैं, जो दर्शाता है कि भाई उनकी पर पैसेंजर कॉस्ट करीब 2,000 रुपए है। अब अगर एयरपोर्ट को प्रॉफिटेबल होना है तो उन्हें ये 2,000 रुपए कस्टमर से ही कमाने होंगे। इस पैसे को कमाने के लिए एयरपोर्ट के पास 2 तरह के रेवेन्यू सोर्सेज हैं, एरोनॉटिकल रेवेन्यू और नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। एरोनॉटिकल रेवेन्यू की कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा है तो डायरेक्टली आपके फ्लाइट टिकट्स के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। हर एयरलाइन को एक प्लेन के लिए लैंडिंग चार्जेस देने होते हैं। ये लैंडिंग चार्जेस एक प्लेन के वेट से डिटरमाइन किया जाता है। अगर लैंडिंग कॉस्ट की बात की जाए तो फिर से एक बार IGI एयरपोर्ट का ही उदाहरण लेते हैं। देखिए, उनके रूल्स में ये साफ मेंशन है कि कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट जिसका वेट 100 मेट्रिक टन तक है उसे पर MT 599.92 रुपए देने होंगे। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट 100 MT से ज्यादा के हैं उन्हें 59,952 रुपए के अलावा पर मेट्रिक टन वेट पर 803.69 रुपए अलग से देने होंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ये कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लैंडिंग और टेक ऑफ के बीच में जितना भी समय एक एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के अंदर बिताता है, एयरलाइन को उसके लिए भी पार्किंग फीस भी देनी पड़ती है। अगर एक एयरक्राफ्ट रात भर किसी एयरपोर्ट पर ही खड़ा रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी इसमें ऐड हो जाते हैं। ये पार्किंग फीस भी एयरक्राफ्ट के साइज और एयरपोर्ट की लोकेशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। इसके बाद अगला चार्ज होता है पैसेंजर सर्विस फीस का। ये फीस सभी एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर बेसिस पर चार्ज करते हैं। इस फीस के अंदर ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस, टर्मिनल सर्विस फीस और पैसेंजर्स को दी जाने वाली दूसरी फैसिलिटीज के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। इन सब के अलावा फ्यूल सरचार्जेस और यूजर डेवलपमेंट फीस जैसी चीजों से भी एयरपोर्ट्स अपना एरोनॉटिकल रेवेन्यू अर्न करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से देखें तो एक बोइंग 787 प्लेन का वेट करीब 115 मेट्रिक टन होता है, जिसके अंदर 250 पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था होती है। इसकी लैंडिंग कॉस्ट करीब 1.32 लाख रुपए है और एयरलाइन को इस प्लेन के लिए 2,500 रुपए पार्किंग चार्जेस के रूप में भी देने पड़ते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर यही बात खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि जब पैसेंजर्स प्लेन से उतरेंगे तो भाई उन्हें एक एरो ब्रिज की भी जरूरत होगी। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में इस एरो ब्रिज के लिए एयरपोर्ट
उनसे करीब 3080 रुपए चार्ज करेगा। इसके अलावा एयरलाइन को पर पैसेंजर 550 रुपए भी एयरपोर्ट को देने होंगे। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 250 सीट्स में से कितनी सीट्स ऑक्यूपाइड है, क्योंकि एयरलाइन को सभी सीट्स के लिए पैसा पे करना होगा, फिर चाहे उस पर कोई पैसेंजर हो या फिर ना हो। इस तरह से 250 सीट्स के लिए तकरीबन 1.35 लाख रुपए उन्हें और भी पे करने पड़ जाते हैं। इसके बाद यूजर डेवलपमेंट फी के तौर पर भी एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर 100 से 400 रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा हर एयरपोर्ट के अंदर एक एविएशन सिक्योरिटी फीस भी होती है पर पैसेंजर। इसके लिए एक एयरपोर्ट करीब 200 रुपए चार्ज करता है। यही वजह है कि एयरलाइन चाहती है कि उनके यहाँ पर बिजनेस क्लास में जाने वाले पैसेंजर्स की संख्या बढ़े, क्योंकि एयरपोर्ट तो एक बिजनेस क्लास सीट और एक इकोनॉमी की सीट में कोई फर्क नहीं करता है। वो दोनों के लिए सेम ही चार्जेस पे करेंगे, लेकिन बिजनेस क्लास की टिकट का प्राइस क्योंकि ज्यादा है, इसलिए एयरलाइन कंपनी उससे ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगी। ये भी एक वजह है कि जब बिजनेस क्लास की सीट्स भर नहीं पाती हैं, तो कई पैसेंजर्स को अपग्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि एयरलाइन को तो सभी पैसेंजर्स के लिए सेम ही पैसा खर्च करना पड़ता है। इस तरह के सभी एक्सपेंसेस एयरलाइन कंपनीज द्वारा एयरपोर्ट को पे किए जाते हैं और इन चार्जेस का एक बड़ा हिस्सा वो आपकी फ्लाइट टिकट्स में इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन एरोनॉटिकल रेवेन्यू के मुकाबले देखिए किसी भी एयरपोर्ट का नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू ज्यादा होता है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट को ही फिर से उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो जहां उनका टोटल रेवेन्यू 2023 में 3000 करोड़ था, इसमें से 2.17 हजार करोड़ रुपए उन्होंने नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से कमाए थे। नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू में कई तरह के सोर्सेज से कमाई होती है। इसमें सबसे पहले तो है पार्किंग चार्जेस। एयरपोर्ट तक जाने और वहां से घर आने के लिए फिर चाहे आप किसी प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करें या फिर किसी कैब या शटल सर्विस का, सभी को पार्किंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। एयरपोर्ट्स के अंदर स्पेसिफिक पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ जोन्स होते हैं, जहां तैनात बसेस और कैब्स भी इसके लिए चार्जेस पे करती हैं। अगर हम IGI एयरपोर्ट को देखें तो वहां एक 4 व्हीलर को आधा घंटा पार्क करने के लिए 120 रुपए देने होते हैं और 1 घंटे के लिए 170 रुपए। इसके बाद हर एक्स्ट्रा घंटे के हिसाब से इसमें 100 रुपए और भी ऐड कर दिए जाते हैं। अगर कोई 5 से 24 घंटे तक वहां अपनी गाड़ी पार्क करना चाहता है तो उसके लिए उन्हें 600 रुपए तक देने पड़ते हैं। दूसरी ओर 2 व्हीलर्स के लिए एयरपोर्ट पर पहले घंटे में 60 रुपए चार्ज है और उसके बाद हर एक्स्ट्रा घंटे के लिए उसमें 30 रुपए ऐड कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कैब सर्विसेज को भी यहाँ पर 150 रुपए तक का सरचार्ज पे करना पड़ता है। इस तरह सिर्फ पार्किंग चार्जेस से ही नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का 20 से 30% हिस्सा कमाया जाता है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट्स जब लैंड अक्वायर कर रहे होते हैं तब वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा लैंड अक्वायर कर लेते हैं। इसका एक मकसद तो ये होता है कि भाई फ्यूचर में एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने का ऑप्शन खुला रहे, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग ये बात भी समझते हैं कि एयरपोर्ट के बनने से रियल एस्टेट मार्केट में इस जमीन के दाम काफी बढ़ जाएंगे। समय समय पर एयरपोर्ट इस जमीन को बड़े होटल्स और दूसरे बिजनेसेस को ऊंचे दामों पर बेचकर पैसा कमाता रहता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पहुंचने से पहले भी आप कई सारे बिलबोर्ड्स, डिजिटल स्क्रीन्स और दूसरे तरह के प्रमोशनल मटेरियल्स को देखते हैं। जनरली इन पर भी एयरपोर्ट का ही कंट्रोल होता है। एयरपोर्ट के अंदर भी आपको इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगी। साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले लोग ज्यादातर हाई इनकम कैटेगरी से होते हैं, जिसका मतलब है कि भाई उनकी परचेजिंग पावर भी ज्यादा है। यही वजह है कि एयरपोर्ट के आसपास और उसके अंदर के एडवर्टाइजमेंट स्पेसेस नॉर्मल मार्केट रेट से ज्यादा महंगे बिकते हैं। अब एयरपोर्ट के अंदर बाकी चीजों को देखा जाए तो उसमें आपको कई सारे रिटेल स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। इनसे या तो एयरपोर्ट्स काफी हाई रेंट वसूल करता है या फिर इनकी सेल्स में एयरपोर्ट्स का भी 15 से 25% तक का हिस्सा होता है। यही वजह है भाई कि इन जगहों पर एक नॉर्मल पानी की बोतल या समोसे की कॉस्ट भी बाहर के मुकाबले काफी हाई रहती है। एयरपोर्ट्स ये भी इंश्योर करते हैं कि लोग यहाँ पर जरूर आएं। यही वजह है कि पैसेंजर से कहा जाता है कि वो अपनी फ्लाइट से 1.5 या 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। एयरपोर्ट्स वैसे तो ये लॉजिक देते हैं कि इससे लगेज चेक इन और दूसरे कामों में होने वाले डिले को काउंटर किया जा सकता है, लेकिन आज एयरपोर्ट्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी और स्टाफ है कि वो ये सारा काम तकरीबन 30 मिनट के अंदर अंदर निपटा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट से सिर्फ 30 मिनट पहले एयरपोर्ट आने लगे तो भाई उनके पास एयरपोर्ट में घूमने का वक्त ही नहीं होगा और वो कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर सीटिंग को भी जानबूझकर मिनिमम रखा जाता है ताकि लोग इन रेस्टोरेंट्स में बैठने के लिए चले जाएं।
यहाँ जाकर वो कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदेंगे और उससे भी एयरपोर्ट को प्रॉफिट होगा। अब एयरपोर्ट की ये पूरी कोशिश रहती है कि एक पैसेंजर अपनी फ्लाइट पर चढ़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा समय एयरपोर्ट पर बिता सके, ताकि उनके कमाई के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएं। एयरपोर्ट्स के अंदर हर तरह की शॉप को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया जाता है, ताकि वहां से उसी वक्त और उसी तरह के कस्टमर्स गुजरे जो वो सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि रेस्टोरेंट्स को ज्यादातर बैगेज काउंटर से लेकर सिक्योरिटी के मेन एरिया में प्लेस किया जाता है। यहाँ पर लोगों को वेट करना पड़ता है और उनके लिए इनफ सीट्स भी अवेलेबल नहीं होती। अब ऐसे समय में वो ओपन रेस्टोरेंट्स में बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह सिर्फ फूड और ड्रिंक्स के जरिए ही एक एयरपोर्ट अपने नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का 10 से 20% हिस्सा कमा लेते हैं। अब इसके बाद आती है ड्यूटी फ्री शॉप्स। ये वो शॉप्स हैं जहां पर आपको किसी भी आइटम पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1947 में आयरलैंड के एक एयरपोर्ट ने अपने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए शुरू किया था। इसकी सक्सेस को देखते हुए आज दुनिया के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ने इस मेथड को अडॉप्ट कर लिया है। ड्यूटी फ्री शॉप्स में क्योंकि पैसेंजर्स को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। एक नॉर्मल शॉप के मुकाबले यहाँ पर कोई भी आइटम 20 से 30% तक सस्ती होती है, जो कि कस्टमर्स डिमांड को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करती है। ड्यूटी फ्री शॉप्स का 75 से 80% रेवेन्यू सिर्फ सिगरेट्स और अल्कोहल की शॉपिंग से ही आता है, जो कैरी करनी भी आसान होती है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अल्कोहल को गिफ्ट के तौर पर भी ले जा सकते हैं। हालांकि यहाँ से अनलिमिटेड शॉपिंग नहीं की जा सकती। ड्यूटी फ्री शॉप्स को लेकर भी कुछ रूल्स काफी क्लियर हैं। जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के लिमिट्स के अनुसार भारत में एक पैसेंजर एक ड्यूटी फ्री शॉप से 25,000 रुपए तक की शॉपिंग ही कर सकता है। इसके अलावा सिर्फ 2 लीटर ड्यूटी फ्री अल्कोहल ही एक पैसेंजर को कैरी करने की इजाजत है। आखिर में हम कुछ दूसरे कमाई के सोर्सेज की तरफ आते हैं। देखिए, एयरपोर्ट के अंदर लॉन्च भी होते हैं। ये एक सेपरेट एरिया होता है जहां पैसेंजर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। पैसेंजर्स को लाउंज एक्सेस के लिए भी काफी पैसा पे करना पड़ता है। जैसे कि IGI एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस के लिए आपको 1800 रुपए पे करने होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरह से इन लाउंजेस का मजा नहीं उठाते। बल्कि आज बहुत सी क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं जो अपने कस्टमर्स को फ्री लाउंज एक्सेस देती हैं। इस तरह की अरेंजमेंट में क्रेडिट कार्ड कंपनी एयरपोर्ट को एक सालाना फीस देती है और कस्टमर्स फ्री में लाउंज एक्सेस एंजॉय करते हैं। ये अरेंजमेंट एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एयरपोर्ट पर आने वाले कस्टमर्स हाई इनकम ग्रुप से होते हैं और अगर वो उनका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो भैया ये कंपनी के लिए काफी प्रॉफिटेबल है। दूसरी तरफ इन क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी अब कंपनी ज्यादा एनुअल चार्जेस अपने कस्टमर से डिमांड कर सकती है। क्रेडिट कार्ड में लाउंज एक्सेस और दूसरे बेनिफिट्स को देखते हुए कस्टमर्स भी ये पैसा आसानी से पे कर देते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो एयरपोर्ट लाउंज को क्रेडिट कार्ड कंपनीज अपने प्रमोशंस के लिए इस्तेमाल करती हैं, ताकि वो अपनी सर्विसेज बेच सकें। और यही वो कुछ जरिए हैं जिससे एयरपोर्ट्स मुख्य तौर पर अपनी कमाई करते हैं। जहां एक तरफ एरोनॉटिकल रेवेन्यू से उन्हें एयरलाइन कंपनी उन्हें लैंडिंग चार्जेस, पार्किंग फीस, पैसेंजर यूटिलिटी फी और दूसरे कई तरह की फीस पे करती है। वहीं दूसरी ओर नॉन एरोनॉटिकल चार्जेस में डायरेक्टली पैसेंजर्स उन्हें पार्किंग फीस और सेल्स के जरिए रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर आने वाले कार्गो और उसकी हैंडलिंग से भी एयरपोर्ट्स पैसे कमाते हैं। ये कमाई IGI और मुंबई के एयरपोर्ट्स के लिए और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर ऐसे कार्गो शिपमेंट्स दुनिया भर से पहुंचती हैं या फिर दुनिया भर में भेजी जाती हैं। भारत में आज एयरपोर्ट्स की गिनती 100 के भी पार चली गई है और हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज के बीच इनके ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए कंपटीशन भी बढ़ रहा है। हमने देखा कि एयरपोर्ट से कमाई का जो नंबर है वो हजारों करोड़ों में जा सकता है। इसलिए ये कंपनीज कई बार तो काफी बड़े बड़े लोन्स लेकर भी इन एयरपोर्ट्स के लिए बिड करने से भी नहीं कतराती है। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत में एयर ट्रैवल का फ्यूचर कैसा है? साथ ही क्या आप चाहते हैं कि हम एयरलाइंस की कमाई पर भी एक अलग से वीडियो बनाएं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आज आपको इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।